Hello, Namaste, Vanakkam, and as you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 8 का चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। ठीक है, जिसका पार्ट 1 हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को मराठा साम्राज्य के बारे में बताया था, शिवाजी के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ उसी वीडियो का। तो आज हम उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जितना उसका पोर्शन कंप्लीट होगा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए कि भाई आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सोशल साइंस के सारे डाउट्स क्लियर करेगा क्लास 8 to 10th के लिए, और जबकि 11th एंड 12th के लिए ये पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल चैनल है। ठीक है, मैंने कल भी कहा था अगर आप क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना है, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो कल हमने मराठा साम्राज्य का उदय जो ये चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि मराठा कौन थे, मराठाओं का उदय कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले मराठा के बारे में देखें तो मराठा कौन थे, जो दक्कन के पठार वाले एरिया में, जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपको पता है ना, जहाँ मुंबई है, मुंबई वाले एरिया, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक रफली आपका मैप बनाऊं इंडिया का, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपका महाराष्ट्र इस वक्त है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है वहां के एरिया में जो लोग थे उनको मराठा कहा जाता था, जो वहां पर लोग रहते थे। और ये मराठा कौन सी भाषा बोला करते थे? मराठी भाषा बोला करते थे। ठीक है, अब इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, यादव वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन जब खिलजी आया तो खिलजी ने यादवों को हरा दिया, यादवों को परास्त कर दिया, और उसके बाद अपनी सल्तनत की स्थापना यहाँ पर की। लेकिन और यहाँ पर काफी भक्ति आंदोलन हुए हैं, जिसका प्रभाव यहाँ के समाज में देखने को मिलता है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था छत्रपति शिवाजी किस तरीके से आते हैं और कैसे वो अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1630 में भोसले कुल में जो है शाहजी और जीजाबाई के यहाँ पर किसका जन्म होता है? आपके शिवाजी का जन्म होता है। ठीक है, शिवाजी का जन्म होता है, जिसमें कि जीजाबाई जो क्या करती है, अपने अधिकारियों के थ्रू 16 वर्ष की आयु में एक सैन्य अभियान शुरू कराती है। दुर्गों मतलब सैन्य अभियान उसको मतलब सबको सिखाकर शिक्षा दीक्षा वगैरह सब दिला देती हैं उसको, मतलब उनको ट्रेन कर देती हैं। उसके बाद 16 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, शिवाजी जो हैं आपके सैन्य अभियानों के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्ग बनाना उनको आ जाता है, मतलब प्रॉपरली वो सीख जाते हैं सारा कामकाज। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो अलग अलग नीतियों से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। जैसे युद्ध की रणनीतियां, गोरिल्ला युद्ध अपनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, छिपकर वार करने वाला युद्ध। उसके बाद प्रतापगढ़ के युद्ध, प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद शाइस्ता खां पर इन्होंने रात में उनके शिविर पर हमला कर दिया था, जिसे आज के आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सूरत की लूट, ठीक है, सूरत में जो लूट हुई थी। इसके बाद पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि वो थी जब जयसिंह जो थे, ठीक है, जयसिंह ने क्या किया था, जयसिंह उनको शिवाजी को कैद करके लेकर गया था औरंगजेब के महल में, और वहां पर औरंगजेब ने इनको नजरबंद करके रखा था। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां से ये छिपकर टोकरियों में अपने पुत्र संभाजी के साथ फरार होकर बाहर आ गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जब फिर ये बाहर आए तो 1674 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम बदलकर श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि धारण करी और इनका राज्याभिषेक हो जाता है। और उसके बाद ये दक्षिण के तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों को जीत लेते हैं और 1680 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, किसका निधन हो जाता है? शिवाजी का निधन हो जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मराठा प्रशासन और एवं सैन्य व्यवस्था, यानी कि मराठाओं की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो मराठाओं की सैन्य व्यवस्था क्या थी, किस तरीके से मराठा अपनी सेना को चलाया करते थे, कैसे प्रशासन चलाया करते थे। तो सबसे पहले नागरिक प्रशासन देखते हैं। ठीक है, तो नागरिक प्रशासन में क्या है कि केंद्रीकृत प्रशासन होता था, अधिकारियों और राज्य कोष से नकद वेतन, ठीक है, नकद वेतन मिलता था। केंद्रीकृत प्रशासन था, यानी कि राजा जो था वो केंद्र बिंदु था और बाकी जगह पावर थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, जो भी अधिकारी होते थे उनको राज्य कोष से क्या मिलती थी, नकद वेतन मिलती थी। ठीक है, पैसे में वेतन दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। युद्ध में शहीद सैनिकों की, हाँ, और एक बहुत अच्छी चीज की क्या थी कि युद्ध में जो भी सैनिक शहीद हो जाते थे उनकी विधवाओं को ये पेंशन दिया करते थे और उनके बेटों को अपनी सेना में सैन्य पद दिया करते थे। ठीक है, क्या बताया मैंने आप लोगों को, केंद्रीकृत प्रशासन था,
अधिकारी जो थे उनको राज्य कोष से नकद वेतन मिलती थी। इसके अलावा युद्ध में जो शहीद हो जाते थे सैनिक, उनकी विधवाओं को क्या मिलती थी, पेंशन दी जाती थी और उनके बेटों को सेना में ये पद दिया करते थे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण की, तो संवैधानिक सोच थी यहाँ पर। ठीक है, फलदार वृक्षों आम कटहल को काटने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद इनके 8 मंत्रियों की बात होती है जो अष्ट प्रधान मंडल के नाम से जाने जाते हैं। कुछ 8 मंत्री थे इनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाला करते थे और जो इंपॉर्टेंट थे, जिसे इसीलिए इसको अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता है। तो सबसे पहला होता था इनका पेशवा। पेशवा जिसे आज की भाषा में आप प्रधानमंत्री या प्रधान जो हुआ करते थे ना सेना के, उनको बोला जाता था, जिसे हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तो आप समझ ही सकते हैं। तो पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। इसके बाद होता था अमात्य। अमात्य यानी कि वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो भी फाइनेंस से रिलेटेड पैसे से रिलेटेड जो भी काम देखा करते थे उनको क्या कहते थे, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, मंत्री। मंत्री यानी कि मंत्री का पद किसके लिए था, खुफिया मंत्री जो हुआ करते थे। ठीक है, खुफिया मंत्री जो होते थे उनके लिए मंत्री शब्द इसने लिया है। इसके अलावा सचिव की बात करें, सचिव जो है वो सचिव क्या देखा करता था, भू राजस्व मंत्री हुआ करता था। भू राजस्व यानी कि जमीन से जो भी टैक्स इकट्ठा होगा उससे रिलेटेड जो भी ब्यौरा रखेगा वो बंदा कौन है, आपका सचिव। ठीक है, सचिव का काम क्या है, भू राजस्व मंत्री है, यानी कि जमीन से जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स को इकट्ठा करना, उस टैक्स का ब्यौरा रखना किसका काम है, आपके सचिव का काम है। ठीक है, उसके बाद सुमंत की बात करें तो सुमंत कौन होते थे, विदेश मंत्री। यानी कि आपको पता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लेकर जाते थे ना चीजें, मतलब बातें लेकर जाते थे या जो भी फरमान लेकर जाते थे उनको विदेश मंत्री कहा जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में पुराने टाइम की, ठीक है, पुराने टाइम की मूवीज देखी होंगी तो वो, या आप कोई कार्टून वगैरह देखते होंगे तो एक मंत्री आता है दूसरे राजा के दरबार में, वहां पर ऐसे फरमान लेकर आता है और ऐसा सुनाता है हमारे राजा की ये आदेश है, ये वो फलाना, मतलब इस तरीके की चीजें आपको बताता है। ठीक है, तो सुमंत जो होते हैं वो कौन होते हैं, विदेश मंत्री। इसके बाद आपका एक होता है सेनापति। सेनापति जिसको जो कौन होता था, प्रधान सेनापति। ठीक है, सेनापति का पद प्रधान सेनापति के लिए होता था। इसके बाद अगला देखें तो अगला था आपका पंडित राव। पंडित राव कौन होते थे, धार्मिक प्रमुख, यानी कि धर्म से रिलेटेड मामलों के बारे में जो भी सारी जानकारी दिया करते थे वो कौन होते थे, आपके पंडित राव, जिनको हम धार्मिक प्रमुख को हम क्या कहा करते थे, पंडित राव कहा करते थे। उसके बाद था आपका न्यायाधीश। न्यायाधीश तो आपको पता ही है, जो भी न्यायिक मामले होंगे, वाद विवाद होगा, उनको सुलझाने का काम जो करेंगे वो कौन होंगे, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश कौन सा, मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश का पद यहाँ अष्टमंडल में दिया गया था। ठीक है, तो एक बार 8 के 8 दोहरा लेते हैं। सबसे पहला आपका है पेशवा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है मंत्री, चौथा है सचिव, फिर 5वां सुमंत, 6ठा सेनापति, 7वां पंडित राव और 8वां न्यायाधीश। ठीक है, तो ये अष्टमंडल, ये 8 जो मंत्री थे वो काम करा करते थे, इनके प्रशासनिक कार्य देखा करते थे। ठीक है, और प्रशासन में राजा की हेल्प किया करते थे। ठीक है, इसके बाद बात करें कर की या टैक्सेशन की, तो कर व्यवस्था कैसी थी, चौथ जो एक बोला जाता था, इसमें क्या होता था, उपज का 25% जो है वो राज्य को देना होता था हमें। ठीक है, उपज का कितना, 25% अन्य राज्यों की रक्षा के बदले दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी में क्या होता था, चौथे कैटेगरी, मतलब 25% तो दे ही रहे हैं लेकिन उसके अलावा आपको 10% और देना पड़ता था। ठीक है, 25% उपज में से उसके अलावा 10% आपको और देना होता था। तो ये 2 टैक्स लिए जाते थे। इसके बाद सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य व्यवस्था व नौसेना, तो इनके पास नौसेना भी थी और बहुत अच्छी कुशल नौसेना इनके पास थी। तो सबसे पहले इनकी सेना की अगर हम बात करें तो क्या थे, घुड़सवार। घुड़सवारों के बारे में अब देखें अगर हम सैन्य व्यवस्था नौसेना में, तो घुड़सवार हमारे 2 तरीके के होते थे, एक होते थे बारगीर और एक होते थे शिलेदार। ठीक है, तो बारगीर और शिलेदार की अगर हम बात करें तो बारगीर कौन होते थे, वो जो इनके पास घोड़ा और उपकरण अपने होते थे, यानी कि खुद के नहीं, सॉरी उल्टा हो गया। बारगीर वो होते थे जो जिनको घोड़ा और जो सामान है वो राज्य द्वारा मिलता था, और शिलेदार कौन होते थे, शिलेदार वो होते थे जिनको घोड़ा और सामान खुद का होता था, मतलब उनको सरकार ये प्रोवाइड नहीं कराती थी। ठीक है, तो घुड़सवार हो गए 2 तरीके के। इसके अलावा नौसेना की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट की रक्षा के लिए नौसेना यहाँ पर बनाई गई। ठीक है, जैसे सिंधु दुर्ग का किला। ठीक है, कान्होजी आंग्रे ने 18वीं शताब्दी में यूरोपीय नौसेना को कड़ी टक्कर यहाँ पर दी। ठीक है, और ये इनकी नौसेना इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर जो कान्होजी आंग्रे है उनकी नौसेना ने यूरोपीय नौसेना को भी यहाँ पर हरा दिया था। ठीक है
तो दुर्ग की बात करें, अगला दुर्ग क्या है, साम्राज्य का की आधारशिला जो है रामचंद्र पंत आमत्य की आज्ञा पत्र के अनुसार ये बताया गया है कि जो दुर्ग होते थे वो क्या होते थे, साम्राज्य की आधारशिला, यानी कि बेस क्या है साम्राज्य का, दुर्ग हुआ करते थे, फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, जो पूरे साम्राज्य को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें कि मराठा जो शिवाजी, अब शिवाजी तो रहे नहीं, शिवाजी की तो डेथ हो गई, शिवाजी के निधन के बाद मराठा साम्राज्य क्या डूब गया, क्या उसका पतन हो गया, ये आगे भी चलता रहा। ठीक है, तो हम देखें तो संभाजी महाराज जो उनके पुत्र थे, किसके, शिवाजी के, संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ संघर्ष इन्होंने किया, औरंगजेब द्वारा इन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी गई, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, संभाजी महाराज की। वो अभी न्यू मूवी आई थी ना, क्या नाम है उसका, छावा, छावा मूवी में जो दिखाया गया है, जो कैरेक्टर विक्की कौशल ने प्ले किया है, वो संभाजी महाराज का ही है। ठीक है, तो संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और अंग्रेजों द्वारा इन्हें, औरंगजेब द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद राजा राम की बात करें, राजा राम व महारानी ताराबाई राजा राम इनके छोटे बेटे थे, क्योंकि शिवाजी के दो बेटे थे, एक थे संभाजी और एक थे राजा राम। ठीक है, तो अब संभाजी की डेथ के बाद कौन बनता है लीडर, बनता है किंग, बनता है राजा राम। ठीक है, तो राजा राम की अगर हम बात करें तो जिनजी तमिलनाडु से युद्ध का संचालन किया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद महारानी ताराबाई ने आक्रामक विस्तार का नेतृत्व यहाँ पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो अपनी युद्ध की शुरुआत करी थी वो कहाँ से की थी, तमिलनाडु से करी थी। ठीक है, उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उसके बाद महारानी ताराबाई ने इस एरिया के विस्तार के लिए काम किया। ठीक है, इसके बाद बात करें पेशवाओं का काल। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है कि अभी तक जो पावर थी वो सारी किसके पास थी, सम्राट के पास थी, राजा के पास थी। ठीक है, अभी जो था किंग यानी कि सम्राट जो था या राजा जो था वो ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी क्या हुआ, पावर थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। ठीक है, पावर शिफ्ट होकर किसके पास चली गई, पेशवाओं के पास चली गई। जैसे मैंने आपको बताया पेशवा कौन होते थे, प्रधानमंत्री, तो अब पावर पेशवाओं के पास यानी प्रधानमंत्री के पास चली गई। तो क्या डिफरेंस देखने को मिला समाज में, तो अब क्या हुआ, साम्राज्य विकेंद्रीकृत हुआ, यानी कि पावर बट गई, और पेशवा जिनमें बाजीराव प्रथम का नाम आपका आता है, नाना साहेब उनके बेटे जो है उनका नाम आता है, ये काफी शक्तिशाली पेशवा भी हुए हैं। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, तो बाजीराव मस्तानी में जो क्या बोलते हैं रणवीर सिंह ने कैरेक्टर प्ले किया है वो पेशवा ही था कि मराठाओं का। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव तो साम्राज्य विकेंद्रीकृत हुआ, पेशवाओं की पावर बटी, पेशवाओं की में पावर बटी और पेशवा ज्यादा पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। ठीक है, तो मराठाओं की बात करें तो मराठाओं ने अब जो है अपना विस्तार, अब देखो औरंगजेब तो मर गया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब जो था एक तरीके से कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली शासक था। उसके बाद कोई इतना शक्तिशाली शासक नहीं आया जिसने पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हो मुगल साम्राज्य पर या अपनी पावर को बनाकर रखा हो। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद जो थी मुगल साम्राज्य जो था वो थोड़ा थोड़ा मतलब एक देखा जाए तो उसका पतन नहीं बोलेंगे तो मतलब वो कमजोर पड़ने लग गया था, जिसका फायदा यहाँ मराठाओं ने उठाया और मराठाओं ने अपना विस्तार लाहौर, अटक और पेशावर तक किया, यानी कि जो ये आज आपके पाकिस्तान वाला एरिया आता है जो उस समय पे पंजाब प्रांत में था। ठीक है, वहां तक के एरियाज को इन्होंने अपने अंडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब राजा तो रहा नहीं, शक्तिशाली राजा रहा नहीं, तो ये युद्ध करते थे और ये जीत जाते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानों, ये कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो अफगानों के हाथों ये क्या हो गए, ये हार गए, लेकिन पेशवा माधवराव प्रथम और महादजी सिंधे के नेतृत्व में 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार जमा लिया गया। ठीक है, तो 1761 में अफगानों से तो ये हार गए, कौन हार गए, मराठा हार गए। ठीक है, लेकिन पेशवा कौन, माधवराव प्रथम और महादजी सिंधे ने क्या किया, वापस से 10 साल बाद 1771 पर में दिल्ली पर दोबारा से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये जो थे इनका अंग्रेजों से भी युद्ध हुआ मराठाओं का, और 3 युद्ध इनके अंग्रेजों के साथ भी होते हैं जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल मतलब अंग्रेज। ठीक है, तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 होते हैं 1775 से 1818 तक। 3 युद्धों के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मराठाओं की शक्ति का पतन कर लिया, यानी कि मराठाओं को हराकर अब पावर किसके हाथ में चली जाती है, इन तीनों युद्धों के बाद मराठाओं के बाद सारी पावर चली जाती है अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर अब पावर बटी है ना, पेशवा ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लाहौर अटक पेशावर तक का एरिया उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अफगानों के हाथों हार गए, लेकिन माधवराव प्रथम और महादजी सिंधे के द्वारा 1771 में दिल्ली पर दोबारा से कंट्रोल कर लिया गया। फिर उसके बाद इनके पास एक नई पावर के रूप में उभरे
अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स। तो आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1818 के बीच में। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं जिनमें मराठाओं की शक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, यानी कि मराठा हार जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब है आपका अगला पॉइंट है सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं महिलाएं। ठीक है, तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं महिलाएं और क्या है, वैसे थोड़ा सा ही रहता है, इसे हम कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं प्रमुख महिलाएं। तो इस समय पे इस महिलाओं ने भी कुछ योगदान दिए थे। महिलाएं काफी ज्यादा पावरफुल इस साम्राज्य के समय में रही, जैसे कि ताराबाई का नाम मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जीजाबाई का नाम मैंने बताया था, जिन्हें शिवाजी की जो माँ थी। ठीक है, तो अब यानी कि महिलाओं की भूमिका तो यहाँ पर प्रमुख थी। तो महिलाओं की भूमिका किस तरीके से प्रमुख थी, संस्कृति में कैसे उन्होंने योगदान दिया है, तो इनका सांस्कृतिक योगदान देखते हैं। सबसे पहले तो देवनागरी और संस्कृत का प्रयोग शिवाजी की मोहर और सिक्कों पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें राज्य व्यवहार कोश का निर्माण कर फारसी के स्थान पर संस्कृत मराठी शब्दावली। ठीक है, तो जो फारसी भाषा में, क्योंकि एक समय ऐसा रहा है जब मुगलों के अधीन हम रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से फारसी भाषा का जो चलन था वो काफी ज्यादा था, ये फारसी का प्रभाव बढ़ गया था। तो इन्होंने क्या किया, वो जो फारसी में चीजें मिली है उनका संस्कृत और मराठी में, ठीक है, फारसी वाली चीजों को या फारसी में जो भी लिखा गया था उन सब चीजों का इन्होंने क्या किया, देवनागरी और संस्कृत और मराठी में उसका अनुवाद कराया। देवनागरी और संस्कृत का प्रयोग किया जो शिवाजी की मोहरें और सिक्कों में देखने को मिलता है। ठीक है, पत्राचार के लिए इन्होंने मोडी लिपि का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सांस्कृतिक योगदान। महिलाओं की बात करें तो जो महान महिलाएं हैं जैसे महारानी ताराबाई, जिन्होंने मराठा का विस्तार, मतलब उत्तर भारत में मराठा विस्तार की सूत्रधारी ने कहा जाता है। यानी कि अगर उत्तर भारत में मराठा की पावर फैल पाई है तो उसका कारण क्या है, महारानी ताराबाई है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो रानी आती है वो है आपकी अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की रहने वाली थी, 30 वर्षों का सुशासन इन्होंने किया। इसके अलावा ठीक है, 30 वर्षों का सुशासन काशी विश्वनाथ सोमनाथ सहित सैकड़ों मंदिरों और घाटों को दोबारा से उनका पुनरुत्थान करने में इनका जो है काफी योगदान रहा है। और बुनाई उद्योग को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है तंजावुर के मराठे। ठीक है, तंजावुर के मराठे या तंजावुर जो आज का तमिलनाडु है आपका, जिसमें एकोजी सरफोजी द्वितीय ने, ठीक है, एकोजी और सरफोजी द्वितीय ने कला में भरतनाट्यम हो गया, कर्नाटक संगीत और ध्वनित्री महल यानी कि निःशुल्क अस्पतालों का संरक्षण किया। ठीक है, तो एकोजी और सरफोजी द्वितीय ने यह किया, भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत का संरक्षण इन्होंने किया, यानी कि इसको फैलने में एक तरीके से मदद दी। ठीक है, अब कुछ प्रमुख तिथियां हैं या टाइमलाइन है वो मैंने आपके लिए स्पेशल अलग से डाल दी हैं कि ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई क्या क्या कब कब हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट में जैसे सबसे पहले आ गया आपका 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था। उसके बाद 1657 में मराठा की नौसेना की स्थापना होती है 1657 में। उसके बाद अगला है आपका 1666 में आगरा से में कारावास और मुक्ति। ठीक है, तो 1666 में आगरा के कारावास से किसकी मुक्ति मिलती है, आपके क्या नाम है, शिवाजी को। ठीक है, उसके बाद 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है। 1680 में किसका, शिवाजी का निधन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1682 से 1707 में मुगल और मराठाओं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1761 आपको याद रखना है पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए। उसके बाद 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। पहला अंग्रेजों का और मराठाओं का युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं की विजय हो जाती है, यानी मराठा जीत जाते हैं। उसके बाद 1818 की बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेजों का और मराठाओं का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठा शक्ति जो है वो हार जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और ऐसी और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, दीदी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।